आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही इसके पहले हमने EVS का 2 टेस्ट सीरीज हमने डाल दिए हैं और साथ ही साथ साथियों मेरे प्ले लिस्ट में लगभग 11 थ्योरिकल आपको वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो है लगभग 9 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ जो है मैं इस वीडियो के ऊपर में आई बटन भी दे दूंगा और साथ ही साथ इंड में एक इंड स्क्रीन के रूप में आपको वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला प्रश्न है आपके सामने। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखता है। प्रश्न में थोड़ा सा सीटेट का लिया हुआ है, लेकिन साथियों सीटेट्स का कुछ प्रश्न ऐसा है जो पेडागॉजी से संबंधित है। तो पेडागॉजी से संबंधित है मतलब आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस प्रश्न को मैंने उठा लिया है। जैसे यहाँ पे देखो ये पेडागॉजी से संबंधित क्यों है। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने की कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा उपाय। यहाँ पे गांव को छोड़ दीजिए, यहाँ पे मधुमक्खी, यहाँ पे बिहार का उठा के कुछ गांवों में बहुत से किसान गांवों में अतिरिक्त धन कमाने के लिए कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो यहाँ पे दिया गया है अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर। तो साथ ही इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर है अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखते जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना। तो यहाँ पे समूह चर्चा बोला गया है ना। यहाँ पे समूह परियोजना बोला गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब भी बच्चों को एक दूसरे के साथ बैठाकर चर्चा कराओगे, बातें करोगे या कुछ काम दोगे इस प्रकार से बच्चों को समूह में बांट करके, तो उसमें जो गतिविधि होती है एक दूसरे से अंतःक्रिया के माध्यम से गतिविधि होती है। वो एक बात को वो नहीं बता पा रहे तो दूसरा बताते हैं, दूसरा नहीं बता रहा तीसरा से डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें मनोरंजन द्वारा सीखना ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें मनोरंजन द्वारा सिखाया जा रहा है। यदि खेल विधि रहता तो बात अलग था। भाषा निर्देशित सीखना, अब भाषा निर्देशित सीखना ये इसका जो समूह चर्चा के अंतर्गत नहीं आ रहा है। इसमें भी प्रतियोगिता भी नहीं हो रही है ना। तो सीधी सी बात है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तकों में जो अभ्यास गतिविधि है उसको कहाँ पे उपलब्ध है करानी चाहिए। पहला दिया है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। दोस्तों इसका आंसर देखो, यहाँ पे पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर दिया गया है। तो पुस्तक के अलग अलग हम तो उसमें गतिविधि दे सकते हैं, कोई भी गतिविधि दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे टॉपिक है तो गतिविधि यहाँ पे दे दो, फिर दूसरे पन्ने, फिर तीसरी पन्ने में, इस प्रकार से अलग अलग स्थान बोला गया है। इकाई के अंत में गतिविधि अभ्यास प्रश्न तो रहता ही है, आपको पता है, लेकिन इसमें उपलब्ध कराना चाहिए ये बात आई है। पाठ के अंत में, इकाई के अंत में और पाठ के अंत में, जिस पाठ को आप पढ़ा रहे हो। प्रकरणों में अंतर्निर्मित। तो दोस्तों अभी आप पर्यावरण पढ़ा रहे होंगे या पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, पर्यावरण का बुक उठा के देख लीजिए तीसरी चौथी पांचवी का। तो उसमें क्या प्रकरणों के अंतर्निर्मित दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए धड़कन के बारे में टॉपिक है तो यहाँ पे उसी के नीचे जो है क्या दे दिया है, आपका गतिविधि दे दिया है, धड़कन को कैसे किस प्रकार से करना है। मान लीजिए यहाँ पे और कुछ चीज़ दे दिया है, जैसे कि श्वसन दे दिया है, श्वसन। तो श्वसन का यहाँ पे सीधा क्या कर दिया है, गतिविधि दे दिया है। मतलब टॉपिक बाय टॉपिक दे दिया। प्रकरणों में जो प्रकरण है उसके जस्ट नीचे गतिविधि दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए।
विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे दोनों कुछ इस प्रकार से मिलती जुलती आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, बच्चों को दृष्टिकोण को स्वीकार करिए, सम्मान करिए, ये तो करना ही चाहिए। लेकिन हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, जो पर्यावरण पढ़ा रहे शिक्षकों को क्या करना चाहिए। अब भी जस्ट ऊपर मैंने प्रकरणों में अंतः निर्मित दिया गया है, मतलब जो प्रकरण हैं उनके प्रयोगों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें, है ना। बच्चे जब जैसे पत्ती के बारे में है, अब पत्ती के बारे में दिया गया है कि यहाँ पे गुच्छेदार पत्ती है, क्रमवार पत्ती है ना, इस प्रकार से पत्ती का दे दिया है। तो आप उसको बताओगे, थोड़ी इसको प्रयोग करके दिखाओगे ना कि ये पत्ती देखो इस प्रकार से जो पत्ती हो वो क्रमानुसार है ना। अब गुच्छेदार पत्ती को आप इस प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे तो दिखा के आप बता के, तो प्रयोगों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विशेषता पुस्तकों परीक्षाओं पर ये उचित नहीं है कि केवल पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है खाली स्थान का प्रयोग करना। योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं या गृह कार्य। गृह कार्य डेली दिया जाता है, इससे भी आकलन होता है। आवधिक परीक्षाएं बीच बीच में जो परीक्षाएं ली जाती है ये भी होती है, लेकिन उतना नहीं है, बीच बीच में लिया जाता है। अब आता है पोर्टफोलियो। कई लोग पोर्टफोलियो को समझते हैं, कई लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते। पोर्टफोलियो क्या होते हैं, जो भी आप गतिविधि करा रहे हैं बच्चों को, तो एक उसके पास एक कॉपी दे दीजिए, कोई भी एक फाइल दे दीजिए। बच्चे यदि कहानी लिख रहे हैं, कहानी, तो उसमें संकलन करिए। बच्चे जो भी गतिविधि, बच्चों को जो भी आप गतिविधि दे रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उसमें आप करवाते जाइए जो भी गतिविधि, तो एक संकलन के रूप में वो वहाँ पे रखे रहते हैं। तो इसको आप करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ आकलन होता है कि बच्चा क्या किया है, किस प्रकार से किया है। तो ये होता है पोर्टफोलियो, बच्चों द्वारा संकलन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। श्रव्य दृश्य मतलब सुनने वाला भी और देखने वाला भी, मतलब ये समझिए वीडियो का प्रयोग किया जा रहा है। शारीरिक गतिविधि मतलब एक गतिविधि अपने शारीरिक रूप से भी उसको समझ लीजिए गतिविधि अपना खुद का काम करके, खुद का अनुकरण करते हुए वो गतिविधि करा रहा है। तो शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अब सीखने की कार्य चल रहा है, यहाँ पे गतिविधि हो रही है, तो ये आराम वाली बात तो नहीं हो सकता। प्रभावी आकलन को सुगम बनाने की यहाँ पे आकलन नहीं किया जा रहा है, पढ़ाने का काम किया जा रहा है। शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। इसमें शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन वाली बात यहाँ पे इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे दिशा परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे केवल और केवल गतिविधि कराई जा रही है ना। अधिगम वृद्धि मतलब गतिविधि मतलब सिखाया जा रहा है, तो सीखने की वृद्धि में जो सिखाया जा रहा है उसमें वृद्धि करने के लिए अधिकतम इंद्रियों कौन कौन सा है। सुनने का काम, किससे सुनते हैं, कान से। देखने का काम, हाँ, और अनुकरण किया जा रहा है शारीरिक रूप से, तो वो समझने का काम भी कर रहा है, मस्तिष्क का उपयोग, मतलब अधिक इंद्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं, कहानी कथन का प्रयोग करना खाली स्थान सहायता करता है। संकल्पनाओं को स्पष्ट करने मतलब अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ये दिया है, स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करने में, पाठ को आनंददायी एवं रोचक बनाने में। तो लगभग कई लोग जो है ये चौथा को इस देख के आते हैं कि जहाँ कहानी कथन आया वहाँ पे जो है आनंददायी और रोचक बनाने में, या पाठ को जो उबाऊ है
वहाँ पे यदि इस प्रकार से करते हो तो आनंददायी और रोचक बनाने में काम आएगा। जैसे हिंदी का पोर्शन होता है, हिंदी का पाठ होता है, वहाँ पे अधिकतम देखा जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सही दिशा में विद्यार्थी को ऊर्जा का सरणीकरण करने में ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सही दिशा, भाई वहाँ पे जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वहाँ सही दिशा में ऐसा शब्दों का उपयोग जब किया जा रहा है तो वहाँ पे उसका सरणीकरण करने में किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, तो यहाँ पे देखो अवधारणा स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो अवधारणा से स्पष्ट करने के लिए निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत नहीं आ सकता। लेकिन आप देखेंगे अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग कर रहा है। तो स्थानीय, देखो पर्यावरण जो स्थानीय पूरा जुड़ा रहता है, पूरा पर्यावरण से संबंधित जुड़ा रहता है। तो संसार की प्रकृति को खोजने, मतलब जानने और उनकी कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा रहा है या सहायता मिल रहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। आप देखते होंगे कक्षा में जब बच्चे को अच्छे ढंग से, जो बच्चा प्रतिभाशाली होते हैं, कई टीचर ऐसे होते हैं जिसे हम ही कभी कभी करते हैं कि बच्चों को हम आकलन करने का काम दे देते हैं, है ना, कि बच्चा तुम इसका आकलन करो, जांच करो क्या है, कैसे है, किस प्रकार से, और उसको अच्छे से प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छे से उसको और प्रतिभा को निखारने के लिए ऐसी चीज़ किया जाता है। तो इसका परिणाम ये है कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, मतलब ये उसकी परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टार्मिंग मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह खालिस्तान विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। एक बच्चा ऐसा है जो रटकर तुरंत जवाब दे रहा है, एक बच्चा ऐसा है जो चर्चा भी करती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब मस्तिष्क आलोड़न भी करती है, उसके बाद पाठ को समझती है। तो इनमें से क्या है? निरंतरता, अंतर्संबंध, व्यक्ति भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट। आप देखेंगे तो ये विकास के सिद्धांत को सभी लोग दर्शा रहे हैं। तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत इसमें देख रहा है? एक रट कर तुरंत जवाब दे रही है कि एक सोच समझ के मस्तिष्क आलोड़न के बाद दे रही है, तो इसमें क्या हो रही है? व्यक्ति विभिन्नताएं हो रही है। मस्तिष्क आलोड़न का मतलब होता है जब कोई भी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो जब किसी चीज़ को पढ़ रहा होता है तो उसमें उसको समझने का प्रयास करते हैं, अच्छी तरह से समझने का विचार उत्पन्न होती है, समझने का विचार उत्पन्न होती है, उसे मस्तिष्क आलोड़न ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। तो लीना जो है उसको अच्छे से समझ रही है, उसके बाद जवाब देगी वो, है ना। तो इसका क्या है? व्यक्ति विभिन्नता, अलग अलग बच्चों का अलग अलग विकास समझ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। किसके अलावा एक ऐसा विधि है जो पर्यावरण को नहीं पढ़ाते लेकिन बाकी जो है पढ़ाते हैं? निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम। सभी चीज़ों में आप देखेंगे निर्देशित दिशा जो है सांकेतिक रूप से खोज आप करते हैं, निर्देशित खोज के रूप में होगा। अब पर्यावरण को आप व्याख्यान द्वारा बच्चों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। बाकी जो है विधियां है, ठीक है, बाकी जो है विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्लेक्सिया मुख्यतः खालिस्तान के साथ संबंधित है, पढ़ने, सुनने, बोलने और बोलने सुनने। तो साथ ही इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पढ़ने। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हटके प्रश्न है। सांप के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग कोरबा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जबकि सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप काटने की दवाई सांप की जहर से ही बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 को सही उत्तर लिया गया है, बी, ए, सी इसको छोड़ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण क्या है, मतलब सही विशेषताएं, गुण क्या है? बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल पदार्थ, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल,
बदबूदार पतला पीला द्रव्य, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन। अच्छी गंध तो होती नहीं है, अब बदबूदार होती है, और बिना गंध के बोला गया है, बिना गंध पेट्रोलियम में तो गंध होती ही है ना, ये भी गलत हो गया। हमारे पास दो चीज़ें हैं, बदबूदार पतला पीला जो द्रव होता है उसको पेट्रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रोल। लेकिन ये पूछा गया क्या है? पेट्रोलियम, जिसमें आपका डीजल है ना, पेट्रोलियम गैस, तारपीन, आपका जो केरोसिन, ये सारी चीज़ें इस पेट्रोलियम से बाहर निकलता है, तब जाके पेट्रोल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। साथ ही इसको समझाने की ज़्यादा आवश्यक नहीं है, सीधा सीधा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है लेकिन पूछे जा सकते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। साथियों इसको आप नेट में सर्च मार के देख सकते हैं, बिल्कुल भी पिसे हुए चावल के रंगीन घोल के माध्यम से बढ़िया बड़ा सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं, ऐसा मधुबनी चित्र इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुदाय के एक महत्वपूर्ण शिक्षण, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है, क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। कोई भी समुदाय में यह सस्ता और सुलभ है। तो साथियों ऐसा जरूरी नहीं है कि सस्ता और सुलभ है इसलिए ये अच्छा संसाधन माना जाएगा। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये देखा गया यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान जरूर करता है। जो भी बुजुर्ग होते हैं वो अनुभव वाला होते हैं, वो किसी भी पाठ को आप बता देंगे या उससे संबंधित अनुभव होगा तो अपने वास्तविक अनुभव को जरूर बताएगा और लोगों को सीखने में जरूर मदद करता है। आप खुद जानते होंगे जो बुजुर्ग आपके सामने हैं वो अपना अनुभव बताते हैं तो सीखने का अवसर सबको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पर्यावरण को अधिकतर देखा गया है कि बाहर के जीवन से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन क्यों, इसका तात्पर्य क्या है? वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना या पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका सही लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे बाहर इसलिए जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक से थोड़ा सा बाहर का जानकारी भी उसको देना ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप कक्षा 3 के छात्रों को रमन ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। यह आप इस बारे में क्या सोचते हैं? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। तो साथियों यहाँ पे जो परिवार की परिभाषा बिल्कुल सही है, दोनों परिभाषा, क्योंकि माता पिता उनके बच्चे हैं तो इसको एकल परिवार कहा जाता है। दादा दादी मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी यदि चल रहा है, जोड़ी चल रहा है, तो उसको रिश्तेदार को विस्तारित परिवार मतलब एक संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। तो ये सही है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया, गलत। परिवार की अवधारणा को इस तरह से नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि ये केवल ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे, ज़्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे। और इसमें यह बोला गया है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो देखा जाए तो ये असंवेदनशील बोला, ऐसा नहीं है, ये छात्रों के प्रति संवेदनशील है, तभी तो सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखा जाए तो दूसरा हम इसका सही आंसर है, तो आंसर क्यों लिया गया होगा इसको? समावेशी, समावेशी का मतलब क्या था? सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना, जोड़ के चलना। यहाँ पे बच्चों को केवल बताया रिश्तेदार, उसको सिखाया जा रहा है, लेकिन सभी बच्चों को एक गतिविधि के माध्यम से सिखाया जाए, है ना, उससे प्रश्न पूछा जाए, उनसे आपस में चर्चा करने के लिए कहा जाए, एक गतिविधि करा दिया जाए कि लड़कों को
लड़कियों को एक साथ रख करके किसी का भाई बहन बना दिया जाए, किसी का दादा दादी बना दिया जाए, किसी को बेटा बना दिया जाए, किसी को नाती बना दिया जाए, और उनसे पूछा जाए कि आप इनके क्या लगते हो नातिन, तो नातिन किसे कहा जाता है? आपके माँ के जो बहन है उसको क्या कहा जाएगा? इस प्रकार से यदि एक परिवार को गतिविधि के माध्यम से सिखाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये दृष्टिकोण नहीं है। इस बारे में क्या सोचते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट का उपयोग, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा दुविधा हो गया होगा आपको कि सर ने इसको गलत लिया, इसको सही क्यों लिया है। तो परिभाषा क्या है यहाँ पे? सही है इसलिए गलत लिख दे से गलत हुआ ये, इस तरह से नहीं सिखाना चाहिए इसलिए गलत हुआ ये। लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते? केवल इसी के बारे में बताना है ना, हमको ध्यान रखना है इसके बारे में, जो पूछा गया उसी के बारे में। इसलिए मैंने 2 आंसर को लिया है क्योंकि ये समावेशी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपयुक्त सभी। तो साथ ही इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी यदि है तो समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील। ये चूंकि सीटेट का है साथियों, तो सीटेट में वो पाठ में वहाँ पे है, तो इसमें ज़्यादा मैं समझाने का प्रयास नहीं करूँगा। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मतलब सबसे अच्छी है, जुड़ी हुई बातें हैं। प्रासंगिक मतलब जितना उनके साथ जुड़ा हुआ हो। तो यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। उन बच्चों के लिए हैं जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम में के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ईवीएस शिक्षण अधिगम यदि पढ़ाया जाता है तो अच्छा शिक्षण अधिगम बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना का क्या बताता है? बोझ के बिना ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्याय को कम करना, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है, स्कूल बैग को कम वजन। स्कूल बैग कम वजन करने से बोझ के बिना सीखना ही जरूरी नहीं है कि स्कूल बैग को कम कर दिया जाए तो वो सीख जाएंगे। पाठ्यक्रम को आधा करने से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अध्याय को कम करना बोल दिया है, तो अध्याय को कम करने से भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अबोध का भार। अबोध मतलब जो नादान हैं, जो अभी अच्छी तरह से जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। तो बोझ के बिना सीखना मतलब जो अबोध बच्चा है उनके अंदर बहुत सारे क्या होती है जानकारी रहती है, उसमें उसके भार को कम करना, उसको अच्छे से सिखाना, उसको बोला गया अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो समूह में क्यों सिखाया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, सहयोग के मूल्य को लागू करने एवं एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह वाष्पीकरण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है आपको, है ना, या कोई भी चीज़ों जहाँ पे पानी वानी होती है वहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया होती है। सतह का क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है ना।
सतह का क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह का क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। सतह का क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। तो इसमें सबसे धीमी किस में होगी? तो सबसे धीमी किसी होगी, सतह के क्षेत्रफल में कमी हो और तापमान में भी कमी हो, तो उसमें वाष्पीकरण की क्रिया धीमी होगी, है ना, बाकी में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 का। यहाँ पे देखिए, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल में, स्थिति कौशल में, ग्राफिक कौशल में, दिशात्मक कौशल में। दिशा तो आप बता सकते हो उत्तर दक्षिण, ग्राफिक में ग्राफ आप ग्राफ द्वारा आप बना सकते हैं। स्थितीय कौशल मतलब स्थिति की जो जहाँ पे कौन कौन है क्या क्या है उसको भी आप बता सकते हैं। क्या तीनों भी लगभग जो है दिशाओं को हम इसके माध्यम से हम बता सकते हैं, लेकिन चित्रण कौशल के माध्यम से आप बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा इसमें समझ आएगा। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर का, क्योंकि चित्र बना दीजिए आप एक, और चित्रों के माध्यम से आप समझाने का प्रयास कीजिए कि उत्तर दिशा में बोरिंग है, दक्षिण दिशा में कमला का घर है। इस प्रकार से आप चित्रों के माध्यम से आप बताने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं या गैस है? तो साथ ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है, सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होती है। ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही होगा। ये रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया होने के कारण यहाँ पानी जो है लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये वाला 102 नंबर का, उसके बाद हम समाप्त करते हैं वीडियो। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा का कारण बनता है और अम्लीय वर्षा से क्रिया करके ताजमहल का रंग पीला पड़ जाता है। दोस्तों तो ये रहा हमारा 102 लगभग जो है 30 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। प्रैक्टिस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। आई बटन में जाकर के हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, आगे का वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।